सेना प्रमुख ने बताया कि 6 जनवरी की घटना पहले से ही तय थी। पाकिस्तानी सेना ने पहले ही मुआयना किया था और फिर साजिश के तहत कार्रवाई की थी। जनरल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जब तक चाहेगा सीज फायर पर हम कायम रहेंगे। अगर वह इसका उल्लंघन करता है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सेना प्रमुख ने बताया कि LOC पर निगरानी चौकी बढ़ा दी गई है। सीज फायर को लेकर कहा कि अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम भी उसी अंदाज में जवाब देंगे। उन्होंने पाक के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। जनरल सिंह ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान से शहीद हेमराज के सिर की मांग भी की है। Ladies and gentlemen, I take this opportunity to convey my condolences at the outset to the bereaved families of our soldiers who have made the ultimate sacrifice since the last Army Day in 2012. And the total figures are 91 all ranks, which includes 6 officers, 8 JCOs and 77 other ranks. These officers, JCOs and men have made the ultimate, the supreme sacrifice in the line of duty and in the best traditions of the Indian Army. And I feel we need to salute these, on behalf of all ranks of the Indian Army. शकादा बाग में भारत और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर लेवल के सैन्य अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग खत्म हो गई। इस बैठक में भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा एक भारतीय सैनिक का सिर काटने की बर्बर कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि भारत के विरोध को पाकिस्तान सेना ने यह कहते हुए नकार दिया कि उन्होंने किसी भारतीय सैनिक का सिर काटने जैसी कार्रवाई नहीं की है। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय सैनिक का सिर साथ ले जाने की बात को तो खारिज किया है। गौरतलब है कि मीटिंग में दोनों देशों के ब्रिगेडियर के बीच बातचीत में एक दूसरे की तरफ से फिलहाल तक हुई कार्रवाइयों का जिक्र किया गया। भारत की तरफ से ब्रिगेडियर संधू ने बातचीत की अगुवाई की। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर विवाद बढ़ने के बाद ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग दोपहर 1 बजे शुरू हुई थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर चर्चा की गई और इसे खत्म करने के उपायों पर भी बात हुई। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने फ्लैग मीटिंग में किसी भारतीय सैनिक का सिर काटकर ले जाने की घटना से इंकार किया है, लेकिन पाकिस्तान का यह जवाब भारतीय सैन्य अधिकारियों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना कहती कुछ और है और करती कुछ और है। चिंता इस बात को लेकर भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा अगर आगे भी उकसाने की कोई कार्रवाई हुई तो हालात कहीं युद्ध के स्तर तक न जा पहुंचे। देश की सीमा पर शहीद होने वाले लांस नायक हेमराज के घर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज दिग्गज नेताओं का लगातार जमावड़ा रहा। सुबह से लेकर शाम तक प्रदेश और केंद्र सरकार के दिग्गज नेता, साथ ही विपक्ष में बैठे हुए भाजपा के दिग्गज नेता भी उनके घर पहुंचे। मथुरा के शेरनगर के शहीद लांस नायक हेमराज को श्रद्धांजलि देने वालों में सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल थे। ये चारों ही नेता हेमराज के निवास स्थान पर पहुंचे और उनके चित्रपट पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही इन नेताओं ने भारत सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की। इसके उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहीद के घर पहुंचे और उन्होंने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके उपरांत उन्होंने शहीद के परिजनों से बातचीत करके उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शहीद लांस नायक हेमराज की मां और पत्नी से भी मिले। साथ ही उन्होंने उनसे ये अनुरोध किया कि वे अपना अनशन समाप्त कर दें। प्रदेश सरकार उनकी हर संभव सहायता के लिए तैयार है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहीद को 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। शहीद के सम्मान में इतनी जनता निकली है, आपने देख लिया। और कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, और किसी भी पार्टी का आम जनमानस ने सम्मान की दृष्टि से देखा है और सम्मान करता है पूरा देश। जो देश की सुरक्षा में शहीद हो रहा है, आप जो देश की रक्षा में जो शहीद हो रहे हैं, उनका सम्मान करना, उनका गर्व करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रक्षा राज्य मंत्री कुंवर भवन जितेंद्र सिंह के आश्वासनों तथा उनके द्वारा दिलाए गए भरोसे के बाद आखिरकार शहीद की मां और पत्नी ने अपना अनशन त्याग दिया है।
इसके साथ ही उन्हें ये भी उम्मीद है कि ये दोनों ही सरकारें भविष्य में भी इस शहीद परिवार का साथ देंगी। हालांकि उनके मन में ये टीस अवश्य है कि अभी तक इन दोनों ही सरकारों की तरफ से शहीद के परिवार की और शहीद के सम्मान की उपेक्षा की गई है। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ के पहले दिन आज करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में आज 85 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस महाकुंभ में शाही स्नान का आगाज महानिर्वाणी अखाड़े ने किया। अद्भुत छटा बिखेरती शाही जुलूसों में कई बड़े साधु महात्माओं ने हिस्सा लिया। शाही स्नान के लिए जब जूना अखाड़ा संगम की तरफ बढ़ा तो नागा बाबाओं ने रास्ते में कई करतब भी दिखाए और भक्तों ने इस अद्भुत जुलूस का दर्शन किया और साधुवाद लिया। इस महाकुंभ को कवर करने के लिए विश्व भर से अनेक मीडिया कर्मी जमा हुए थे। उत्तर प्रदेश ने इस महाकुंभ पे व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज संपन्न हुआ और पुलिस प्रशासन के छूटे पसीने। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ पहला शाही स्नान आज संपन्न कराया। पहला शाही स्नान तो आज संपन्न हो गया, मगर पुलिस प्रशासन के माथे पर इस ठंडक में भी पसीने दिखाई दिए। प्रशासन ने हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिससे अगर लोग बिछड़ जाएं तो वहां हेल्पलाइन पर सूचित करके दोबारा उनसे मिल सकते हैं। इलाहाबाद के संगम तट पर लगे आस्था के महाकुंभ पर मौत के सौदागरों की नजर है। इसका खुलासा तब हुआ जब इलाहाबाद की पुलिस ने फुलपुर की सीमा पर 1 कुंटल से अधिक गांजा बरामद किया है। पुलिस की तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि इस नशे की खेप को महाकुंभ में खपाने के लिए उड़ीसा से ड्रग्स स्मगलर ला रहे थे, तभी पुलिस के हाथ लग गए। पुलिस ने मौके से एक स्मगलर को हिरासत में लिया है, जिसने खास तरीके से डिजाइन की गई सीआरपीएफ वैन में इसको छुपा कर रखा था। 1 महीने के अंदर महाकुंभ में खपाने के लिए पकड़ी गई यह तीसरी खेप है। 1 महीने के अंदर महाकुंभ में नशे की सप्लाई करने वाले गिरोह का यह तीसरी खेप पकड़ी गई है। अब पुलिस 3 और लोगों की तलाश कर रही है। आखिरकार गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास हो गया है। कांग्रेस सरकार ने अपने कहे अनुसार यहां पर शिलान्यास कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यहां पर मौजूद रहे। गैरसैंण के लिए आज एक बार फिर ऐतिहासिक दिन था। प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास कर दिया है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार अपने कहे अनुसार 2 साल में इसका भवन निर्माण कर पाएगी। लेकिन जनता का साफ कहना है कि गैरसैंण में विधानसभा भवन बनने से विकास जरूर होगा, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर स्थायी राजधानी व ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा जरूर छाया रहा। अजय भट्ट ने इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। या 11 महीने 23 दिन आपको बंद रहना है तो क्या फायदा। इस बात पर बिल्कुल पुख्ता है आज भी कि श्वेत पत्र जारी करके जनता को बताएं और इसको तुरंत जिला घोषित कर दें ताकि विश्वास बढ़े। कुल मिलाकर गैरसैंण के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। जहां विपक्ष ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जहां विधानसभा बनती है वहीं राजधानी होती है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि बहुगुणा सरकार ने अपनी जो उन्होंने कहा था वो पूरा किया। उत्तराखंड के दूर पहाड़ों में स्थित गैरसैंण सबकी नजरों में आ गया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अस्थायी विधान भवन का शिलान्यास करके एक नया इतिहास रच दिया है। इस ट्रांजिट असेंबली का निर्माण पूरा होने के बाद यहाँ पर विधानसभा का एक सत्र चलने का रास्ता साफ हो जाएगा। राज्य गठन के 12 साल बाद शहीद आंदोलनकारियों के सपनों का गैरसैंण सुर्खियों में आया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अस्थायी विधान भवन का शिलान्यास करके एक नई इबारत लिख दी है। समाज के हर तबके ने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि आंदोलनकारियों के सपने साकार करने की दिशा में यह एक सराहनीय पहल है। अगर राज्य सरकार की नीयत सही रही तो इससे पर्वतीय क्षेत्र में तरक्की का नया रास्ता बनेगा। सीएम बहुगुणा का कहना है कि उनकी कोशिश आगामी 2 सालों के भीतर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की रहेगी। लेकिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण में विधान भवन के शिलान्यास को महज एक सियासी सिगुफा करार दिया है। बहरहाल बहुगुणा सरकार पर जन भावनाओं पर खरा उतरने का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है।
अपनी नीयत पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए खुद बहुगुणा को आने वाले वक्त में कुछ और कदम आगे बढ़ाने होंगे। गैरसैंण में बनने वाले विधान भवन को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। भले ही गैरसैंण स्थायी राजधानी बने या ना बने, अब शायद लगता है इससे किसी का कोई सरोकार नहीं रह गया। गैरसैंण में विधान भवन बनाए जाने को लेकर यूकेडी ने महज राजनीतिक स्टंट बताया है। यूकेडी प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, जिससे सरकार राजनीतिक स्टंट की बजाय जन भावनाओं को ख्याल में रखकर प्रदेश के विकास के लिए योजनाएं बनाए। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देहरादून और गैरसैंण में नए विधान भवन बनाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महज घोषणाओं तक ही सिमट कर रह गई है, धरातल पर घोषणाओं को अमल में नहीं लाया जा रहा है। बहरहाल गैरसैंण में विधान भवन का शिलान्यास होने के बाद अब प्रदेश की राजनीति में आए दिन नए नए पैंतरेबाजी जरूर दिखाई देगी। गैरसैंण में ट्रांजिट विधानसभा भवन के शिलान्यास के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने मांग की है कि राज्य सरकार इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करे और अपना पक्ष साफ करे। बीजेपी ने सूबे की कांग्रेस सरकार से इस बात का जवाब मांगा है कि सरकार ये साफ करे कि वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी या जिला बनाना चाहती है या नहीं। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का अपना संघर्ष जारी रखेगी। या 11 महीने 23 दिन आपको बंद रहना है तो क्या फायदा इससे? बात पर बिल्कुल पुख्ता है आज भी कि श्वेत पत्र जारी करके जनता को बताएं और इसको तुरंत जिला घोषित कर दें ताकि विश्वास बढ़े। अपनी अदालतों में तुगलकी फरमान सुनाने वाली खाप पंचायतें पहुंची सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय और खुद को उदारवादी दिखाने का दिलासा भी दिया और कहा कि हम संगोत्रीय शादियों के खिलाफ है, प्रेम विवाह के नहीं, और युवाओं पर मोबाइल और जीन्स का प्रतिबंध लगाना महज एक सुझाव था, आदेश नहीं। खाप पंचायतों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें तालिबानी मानना एक गलत धारणा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों की पहल की वजह से ही कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है। खाप पंचायतें कभी ऑनर या हॉरर किलिंग के आदेश नहीं देती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी खाप पंचायतों को सोशल पॉजिटिविटी की संज्ञा दी। हालांकि सरकार का अभी भी मानना है कि ये खाप अपने आप में समांतर न्यायालय चला रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी तक सरकार और खाप पंचायतें दोनों को अपने लिखित जवाब देने होंगे, जिसके बाद 5 मार्च से इस केस की रोजाना सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद ही कहीं जाकर तय हो पाएगा कि क्या वाकई हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की जरूरत है या नहीं। एलओसी में हुई घटना को लेकर जहां पूरे देश में विरोध चल रहा है, वहीं आज लखनऊ में भी विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और नारेबाजी भी की। एलओसी पर हुई घटना के बाद जहां पूरे देश में विरोध की आग जल रही है, वहीं आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी इस विरोध की आग को साफ देखा गया। जी हां, आज विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन्होंने कहा कि देश को इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती के 15 जनवरी को मनाए जाने वाले जन्मदिन को लेकर जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बेहद खुश और उत्साहित हैं, वहीं पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और पुलिस की अलर्ट की वजह बनी है अमित जानी की वो धमकी, जिसमें 15 जनवरी को उसने स्मारकों में लगी मायावती की प्रतिमा को तोड़ने की धमकी दी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर स्मारकों, अम्बेडकर पार्कों में लगी मायावती और अन्य महापुरुषों की प्रतिमा को एक बार फिर तोड़े जाने की अमित जानी की धमकी के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि स्मारकों में लगी प्रतिमाओं की सुरक्षा की मांग करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी।
इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को ज्ञापन देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी, जिसके बाद से अंबेडकर पार्कों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वही जा सकता है जिसके पास आई कार्ड है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग